नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। चीन को जवाब देने का समय आया, सेना खाली करा रही लद्दाख के गांव। झड़प के बाद अलर्ट पर तीनों सेनाएं, नौसेना ने बढ़ाई तैनाती, LAC पर अतिरिक्त जवान। आज पीएम मोदी द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में अब शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। आज होगा राजस्थान के राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव। 116 जिलों में लागू होगी गरीब कल्याण रोजगार योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कोरोना वायरस पर चीन से मुआवजा मांगने की याचिका पर विचार करने से न्यायालय का इनकार। रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा परमिशन दी तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार का मेगा प्लान, पीएम मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार स्कीम करेंगे लॉन्च। 2 जुलाई को होगा रामलला के मंदिर निर्माण का औपचारिक शुभारंभ। और गूगल ने सलमान खान को बताया सबसे बुरा एक्टर, बाइकॉट सलमान खान का चला ट्रेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को चीनी सीमा पर यथास्थिति देख उचित कदम उठाने की खुली छूट दे दी है। इस कड़ी में सेना ने तनाव की स्थिति के बीच पूर्वी लद्दाख में देमचोक और पैंगोंग के गांव को खाली करने को कहा है। वहीं पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। चीन को भारत दे रहा करारा जवाब। जानकारी के अनुसार रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का करार चीनी कंपनी से खत्म कर दिया है। राजस्थान की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज चुनाव होगा। वहीं विधानसभा में मतदान और मतगणना की तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मतदान आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से जानबूझकर कोविड-19 वायरस पैदा करने के मामले में चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में $600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का मुकदमा करने का केंद्र को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद जयांग सेरिंग नामग्याल ने गुरुवार को कहा कि अक्साई चीन एक भारतीय क्षेत्र है और इसे चीनी कब्जे से वापस लेने का समय आ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले के गुनाहगारों पर अब कार्रवाई की मांग की है। LAC विवाद पर अखाड़ा परिषद ने चेताया है कि अगर जरूरत पड़ी तो देश के लिए बॉर्डर पर भी हम जाएंगे, नागा सन्यासी। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग रेट फिक्स हुआ। कल से शुरू हुआ एंटीजन टेस्ट। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की कीमत 2400 रुपए निर्धारित कर दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार ने मेगा प्लान बनाया है, जिसके चलते पीएम मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार स्कीम लॉन्च करेंगे। 2 जुलाई 2020 अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज होगी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दुनिया के सबसे चर्चित मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी। सरकार के इशारों पर काम करने वाले चीन की मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा खबरें चलानी शुरू कर दी है। तो वहीं ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बताया है कि आने वाले वक्त में ज्यादा ICU की जरूरत पड़ेगी। हमारी डॉक्टर से बातचीत चल रही है। वहीं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ICU की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। 20 जवानों की शहादत से गम में है देश। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने ये ऐलान किया है कि बीजेपी अगले 2 दिनों तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेगी और न ही कोई वर्चुअल रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों को लेकर सरकार से तीखा सवाल किया। राहुल ने पूछा, आखिर बिना हथियारों के सैनिकों को भेजा क्यों। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि रेस्तरां में चीनी खाने की बिक्री पर रोक लगे, साथ ही लोग खुद इसका बहिष्कार भी करें। कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून से शुरू हो रही पुरी की सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा पर अब रोक लगा दी है। मणिपुर की बीजेपी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी के 3 विधायकों ने बुधवार को इस्तीफा देते हुए जहां कांग्रेस ज्वाइन कर लिया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के रूप में बुधवार को कार्यभार संभाला। गलवान की घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ताजा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के साथ एक बार फिर से चीन ने छल किया है। कोरोना वायरस के मामले लगातार गौतम बुद्ध नगर जिले में बढ़ रहे हैं। इस वजह से यूपी पुलिस डीएनडी बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग भी शुरू कर चुकी है। दूसरी ओर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के चलते 3 दिनों तक कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि जून को सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण लगना है। मध्य प्रदेश के कुख्यात हनी ट्रैप कांड में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले अधीक्षण इंजीनियर को इंदौर नगर निगम ने 9 महीने के अंतराल में दूसरी बार निलंबित कर दिया है। आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज में छत्तीसगढ़ के एक स्वयंसेवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपने मोबाइल फोन पर चंद लाइन का सुसाइड नोट भी छोड़ा। चीन के घात से गुस्से में लोग, जिसके चलते गुजरात के राजकोट में एक मेडिकल स्टोर मालिक ने MG हेक्टर कार की बुकिंग कैंसिल करा दी। आपको बता दें, मालिक ने 51,000 रुपए देकर कार की बुकिंग कराई थी। दिल्ली में एसीबी ने रिश्वत मामले में SHO समेत 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कोरोना वायरस का ब्लास्ट जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान गाजियाबाद में 7 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें एम्स पटना में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। कोरोना से ठीक हो चुके एक मरीज ने सिर्फ इसलिए अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने से इनकार कर दिया क्योंकि प्लाज्मा देने वाला शख्स शिया समुदाय से था। भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ के अध्यक्ष SK सर्राफ ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि सीमा पर दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को लेकर द्विपक्षीय व्यापार रिश्तों पर फिलहाल असर पड़ेगा। तो वहीं दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में कल आग लगी, जिसके चलते कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक बुजुर्ग की चाकू गोद कर पुलिस के सामने ही हत्या कर दी गई। दिल्ली की तरह अब हिमाचल के स्कूलों में भी शुरू होगी हैप्पीनेस क्लासेस, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र खुश रह पाए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में नदी किनारे बने टीले से रेत की खुदाई चल रही थी, तभी रेत में दबा एक विशालकाय मंदिर नजर आया, जो बताया जा रहा है कि ये कई साल पुराना है। लॉकडाउन की वजह से ऐसा पहली बार हुआ है कि चंबल तट पर पहली बार 1500 से भी ज्यादा घड़ियालों ने जन्म लिया है, जबकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि घड़ियाल देश दुनिया से विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के ऐसे 50 से ज्यादा चीनी ऐप्स टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर और जूम को देश के लिए खतरनाक बताया है, जो जल्द बंद हो सकते हैं। इन सब के बीच कोरोना वायरस के इलाज में कारगर के तौर पर विटामिन C की भूमिका सामने आ रही है। हालांकि कोरोना के इलाज में विटामिन C अभी शोध जारी है। सरकार के इशारों पर काम करने वाले चीन की मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा खबरें चलानी शुरू कर दी हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। तो दूसरी ओर क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि उसने तरल और पाउडर के रूप में कोरोना की दवा तैयार कर ली है। तो वहीं कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई ये वैक्सीन क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत भी हो चुकी है। कश्मीर घाटी में पिछले 17 दिन में विभिन्न संगठनों के 27 आतंकवादी मार गिराए गए, जिसके चलते आतंकी हताश हैं और अब निर्दोष लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के ट्रायल को रोक दिया है। WHO का कहना है कि कई देशों में ट्रायल होने के बावजूद ये दवा कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित नहीं हो रही है। तो दूसरी ओर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या वाले मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तो वहीं पुलिस ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर जब उनके घरों तक पहुंचाए गए, तो वहीं वीर सपूतों को लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी की।
भारत चीन के बीच हुई झड़प में जान गंवाने वाले नायब सूबेदार नूदुराम सोरेन की बेटी ने कहा है कि मैं पापा पर बहुत गर्व करती हूं और भारत सरकार से बस यही निवेदन करती हूं कि वो चीन से अपना बदला लें। तो वहीं चीन के गोद में खेल रही नेपाली संसद ने भारतीय इलाकों वाले विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, उच्च सदन में संशोधित नक्शे के पक्ष में 57 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। और भारत एशिया पैसिफिक श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में अस्थायी सदस्य के तौर पर 8वीं बार भारत चुना गया है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज गंगा पर। नमस्कार।